बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है, तो इसलिए उसको आगे पढ़ते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि इसको राइबोसोम क्यों कहते हैं। क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी राइबोस शुगर और सोमा। तो सोमा का मतलब होता है बॉडी और राइबोस शुगर ये इसलिए इसके साथ अटैच है क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए से बना होता है, राइबोसोम और प्रोटीन से बना होता है। और हमें ये पता है कि आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं राइबोसोम। अच्छा, डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं तो ये है स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनस एंड राउंड ग्रेन्यूल्स दैट इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी ये सेल की स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है और इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता और ये बिल्कुल दाने की तरह होता है, गोल दाना जो होता है, जिस तरह हम तस्बीह के दाने को देखते हैं, यानी जो भी गोल दाना होता है तो इसको कहते हैं ये इस तरह की शेप में होते हैं राइबोसोम। और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसके अकरेंस को, यानी ये कहाँ पे पाया जाता है सेल में। तो ये सेल में दो शक्लों में पाया जाता है, दो सूरों में पाया जाता है। पहला होता है अटैच फॉर्म में होता है, यानी हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये यूकैरियोट में पाया जाता है, यानी अटैच फॉर्म में, क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं होती। और हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। और इसके अलावा ये फ्रीली फॉर्म में भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और ये प्रोकैरियोट में होता है। अच्छा, साइज़ हम इसकी देखते हैं तो ये 20 नैनोमीटर इसकी साइज़ है। अच्छा, डिस्कवरी इसको किसने पहले डिस्कवर किया था? तो वो था पैलेडे। उसने 1955 में राइबोसोम डिस्कवर किया था। अच्छा, इसके बाद हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में क्या आता है? ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन इसमें तकरीबन एक ही कंपोजिशन में पाई जाती है, यानी ये 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी ऑलमोस्ट इक्वल कंपोजिशन में पाई जाती है। अच्छा, ये क्या होता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। जो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का एक पार्ट है जिसमें क्या बनता है? राइबोसोम। अच्छा, स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं, यानी इसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं। कौन से? स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो हम ये भी इसको शक्ल में भी इस तरह देखते हैं कि ये क्या है? इसका जो छोटा पार्ट होता है इसको कहते हैं स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट है। यानी स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट पे बिल्कुल इस तरह पड़ा होता है जिस तरह आप ये देख सकते हैं। ये पेन जो है इसको हम इस तरह देखते हैं कि ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है केप का। तो ये बिल्कुल जिस तरह पेन पे एक केप पड़ा होता है केप, तो इसको कहते हैं इस तरह पड़े होते हैं स्मॉल और लार्ज सब यूनिट। और ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं किस चीज़ के ज़रिए? उसको वो है मैग्नीशियम आयंस। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो टाइप्स में क्या है? दो किस्म के इसके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीडबर्ग यूनिट। अच्छा, तो ये क्या है? 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अच्छा, तो ये किस तरह होता है? 70S राइबोसोम में स्मॉल सब यूनिट 30S का होता है और लार्ज सब यूनिट 50S का होता है। और ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? 70S राइबोसोम। अच्छा, दूसरा है 80S राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम क्या है? ये यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं तो इसमें ये पाया जाता है 80S राइबोसोम। अच्छा, 80S राइबोसोम में क्या होता है? इसमें स्मॉल सब यूनिट 40S का होता है और लार्ज सब यूनिट
60S का होता है। और ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो इससे क्या बनता है 80S राइबोसोम। एक चीज़ और भी हम इसमें देखते हैं तो वो क्या है कि जो 80S राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम से ज़रा बड़ा भी होता है, यानी लार्जर देन 70S, और हैवी भी होता है। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला पेश आता है कि S का क्या मतलब होता है। तो S क्या है? S असल में स्वीडबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी हम जाते हैं इसमें सेडिमेंटेशन यानी सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा अमल है? वो अमल जिसमें हम किसी चीज़ के पार्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ सेपरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ होती है यानी जो लार्ज चीज़ होती है वो पहले नीचे बैठ जाती है, यानी सेडिमेंट होती है, यानी जो स्मॉल होती है वो क्या करती है, वो बाद में नीचे बैठ जाती है। तो इसके लिए S का लफ्ज़ यूज़ हुआ है यानी स्वीडबर्ग यूनिट। अब ये किस तरह होते हैं, यानी जो भी चीज़ चाहे वो हैवी हो या लार्ज हो या स्मॉल हो, वो जिस स्पीड के साथ यानी जिस स्पीड के साथ वो नीचे बैठती है तो इस स्पीड को मेजर करते हैं इसमें S में। ठीक है, जब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट इकट्ठे होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पेन इकट्ठे केप और ये जो बाकी पेन का पार्ट है इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, अगर ये स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट अलहदा बैठ जाए तो इसके लिए कौन से होते हैं, ये 30S रफ्तार के साथ नीचे बैठता है, और जो लार्ज सब यूनिट है ये 50S रफ्तार के साथ नीचे बैठ जाता है। और अगर ये दोनों इकट्ठे बैठ जाए, नीचे इकट्ठे सेडिमेंट हो जाए, तो इसके लिए कौन सा होता है, ये 70S रफ्तार के साथ नीचे जाते हैं। और 80S में भी इस तरह होता है, अगर स्मॉल सब यूनिट अलहदा बैठ जाए लार्ज सब यूनिट से तो ये 40S रफ्तार के साथ नीचे बैठ जाते हैं, और अगर लार्ज सब यूनिट इकट्ठे बैठ जाए तो अलहदा बैठ जाए इससे स्मॉल सब यूनिट से तो ये 60S रफ्तार के साथ नीचे बैठते हैं। और ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये 80S रफ्तार के साथ नीचे बैठते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फिर ये कंफ्यूज होते हैं कि ये 70S और ये 80S में, यानी ये 80S क्यों है, ये 70S क्यों है। तो हमें ये पता है कि ये हैवी भी होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, और ये लार्ज भी होते हैं। जो लार्ज पार्ट्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं नीचे, यानी 80S बहुत तेज़ी से नीचे बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये 80S होता है और ये 70S होता है। तो आज की इस लेक्चर में यही काफ़ी है। इंशाल्लाह